YouTube चैनल शिव शक्ति स्टडी माइंड पे आप सभी का स्वागत है। आज हम आपसे प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस के बारे में बात करेंगे। इस टेंस से रिलेटेड हम आज संपूर्ण चर्चा इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। छोटी से छोटी बात हम आपको आज बारीक तरीके से समझाएंगे और आपको अच्छे से समझ में आए, इसलिए आपको करना कुछ नहीं है, लास्ट तक हमारे साथ जुड़े रहिए और आप इस टेंस को आसानी से और अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। बहुत से लोगों ने बहुत से तरीकों से आपको ये समझाया होगा, मगर आज हम प्रयास करेंगे कि आपको एकदम सरल और सटीक भाषा में समझाने का प्रयास करें, जो आपके जहन में काफी दिनों तक रह जाए। ठीक है दोस्तों, आइए शुरू करते हैं हमारे प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस को। सबसे पहले हम इसकी पहचान जान लेते हैं कि इस टेंस के वाक्यों की पहचान कैसे की जाएगी कि ये प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस के वाक्य हैं। हिंदी में इसकी पहचान क्या है? इस टेंस के वाक्यों में वर्तमान समय में कार्य का करना या होना पाया जाता है। मतलब जो भी काम हो रहा है टेंस में, अगर वो प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का है तो ऐसे पता चलेगा कि जितना भी काम हो रहा है वो उसमें वर्तमान समय में कार्य का करना या होना पाया जाएगा। मतलब उसी टाइम पे वो कार्य हो रहा है, मतलब कि एट द टाइम, प्रेजेंट टाइम में वो वर्क किया जा रहा है या हो रहा है। तो कौन सा टेंस होगा? वो प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस होगा। इसके बाद इसकी एक और पहचान है। क्या पहचान है? कि इस टेंस की क्रियाओं के अंत में ता है, ती है, ते है, ताहू आदि शब्द आते हैं। क्या क्या आते हैं? ता है, ती है, ते है, ताहू आदि शब्द आते हैं। इससे भी हमें पता चलता है कि कौन सा टेंस है, ये प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का सेंटेंस है। उसके बाद इस टेंस की एक और पहचान है। क्या? इस टेंस में प्रयुक्त होने वाले वाक्य में प्राकृतिक घटना, सर्वव्यापी सत्य तथा आदत प्रकट करने वाले कार्य ज्यादातर होते हैं। इस टेंस में जो वाक्य होते हैं उनमें किस प्रकार के की बातों के बारे में बताया जाता है? प्राकृतिक घटनाओं के बारे में, सर्वव्यापी सत्य के बारे में तथा आदत जो होती है, आदत लोगों की, उसको प्रकट करने वाले कार्य ज्यादातर इसमें बताए जाते हैं। ये तो हो गई इसकी पहचान दोस्तों। आइए अब इस टेंस को हम जान लेते हैं कि किस प्रकार से इस टेंस के वाक्यों का अंग्रेजी में अनुवाद करते समय कौन कौन से नियम और कानूनों का पालन करना पड़ता है। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले हम देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस, या इसे ही हम पॉजिटिव सेंटेंस भी कहते हैं। इसमें दो रूल होते हैं। उसमें से फर्स्ट रूल अभी हम देख लेते हैं। फर्स्ट रूल क्या है? ही, सी, इट और सिंगुलर सब्जेक्ट। ही, सी, इट और उसके अलावा जितने भी सिंगुलर सब्जेक्ट यानी एक वचन कर्ता होते हैं, उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की जाती है, साथ में यस या ईएस लगाया जाता है, और उसके बाद ऑब्जेक्ट होता है, और लास्ट उसके बाद अदर वर्ड्स लिखे जाते हैं। एग्जाम्पल के देख लीजिए, लड़का अपने घर जाता है, द बॉय गोज होम। इसी तरह से एक एग्जाम्पल और देख लीजिए, वह अपना पाठ याद करता है। वह आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है, एक वचन है, याद हुआ है, तो वह के साथ क्या होगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ने यूज की, लर्न, उसके साथ क्या लगा? यस या ईएस लगा, तो लास्ट में हमें क्या लगाना है? लास्ट में यस लग गया। ही लर्न्स हिज लेसन, वह अपना पाठ याद करता है। ये हो गया आपका सिंगुलर सब्जेक्ट या एक वचन कर्ता के लिए अफर्मेटिव सेंटेंस यानी पॉजिटिव सेंटेंस का नियम जो कहता है। क्या कहता है? कि सबसे पहले आप ही, सी, इट या सिंगुलर सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, फिर हम क्या लिखेंगे? उसमें यस या ईएस लगाएंगे, फिर आपका ऑब्जेक्ट लिखा जाएगा, उसके बाद लास्ट में अदर वर्ड्स लिखे जाएंगे। आपको ये बात अब आसानी से समझ में आ गई होगी। आइए अब हम इसका प्लूरल का रूल देख लेते हैं दोस्तों। रूल नंबर 2 फॉर प्लूरल सब्जेक्ट्स। प्लूरल सब्जेक्ट्स के लिए रूल क्या कहता है? आई, वी, यू, दे और प्लूरल सब्जेक्ट्स मतलब बहुवचन कर्ता, आई, वी, यू, दे और प्लूरल सब्जेक्ट यानी बहुवचन कर्ताओं के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की जाती है, उसके बाद ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स लिखे जाते हैं। इसमें यस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ यस या ईएस प्लूरल सब्जेक्ट में प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में नहीं प्रयोग किया जाता है। इस बात का ध्यान रखिएगा। कभी कभी आपके जो करेक्ट में सेंटेंस वाले वहां पर भी पूछ लिया जाता है। वनडे एग्जाम्स के लिए भी यहाँ से क्वेश्चन पुटअप किया जा सकता है। आइए एग्जाम्पल देख लेते हैं। मैं अपने स्कूल जाता हूँ, आई गो टू माई स्कूल। इसी तरह से वे हमें कहानी सुनाते हैं, दे टेल अस स्टोरीज। ये आपका अफर्मेटिव सेंटेंस का दूसरा रूल है।
ये क्या है कि आई वी यू दे, और जितने भी आपके प्लूरल सब्जेक्ट यानी बहुवचन करता है उनके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्रयोग की जाएगी, साथ में आपका ऑब्जेक्ट होगा और फिर अदर वर्ड्स आएंगे। इसमें आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ यस या ईएस प्रयोग नहीं किया जाएगा दोस्तों, ठीक है। आइए हम इसके बाद नेगेटिव सेंटेंस के रूल्स देख लेते हैं, ठीक है। नेगेटिव सेंटेंस की बात करें प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में, तो यहाँ भी दो रूल होते हैं, एक आपके सिंगुलर सब्जेक्ट यानी एक वचन कर्ताओं के लिए, और दूसरा आपका प्लूरल सब्जेक्ट यानी बहुवचन कर्ताओं के लिए। आइए पहले हम सिंगुलर सब्जेक्ट यानी एक वचन कर्ताओं के लिए रूल देख लेते हैं। वो रूल क्या कहता है, ही सी इट और सिंगुलर सब्जेक्ट यानी एक वचन कर्ता के साथ हेल्पिंग वर्ब डज नॉट का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की जाती है, इसके साथ यस या यस नहीं लगता है, फिर उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट आता है, फिर अदर वर्ड्स लिखे जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए लड़का अपने घर नहीं जाता है, द बॉय डज नॉट गो टू हिज होम। इसी तरह से सीता खाना नहीं पकाती है, सीता डज नॉट कुक द फूड। ये आपका क्या है, नेगेटिव सेंटेंस है किसका, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का। रूल नंबर 1 यानी सिंगुलर सब्जेक्ट यानी एक वचन कर्ताओं के लिए रूल क्या कहता है दोस्तों। अब हम आगे बहुवचन कर्ता यानी प्लूरल सब्जेक्ट के रूल देख लेते हैं दोस्तों। निगेटिव सेंटेंस में बहुवचन करता है यानी प्लूरल सब्जेक्ट के लिए जब हम बात करेंगे तो इसके लिए रूल क्या कहता है, इसके लिए रूल कहता है आई वी यू और दे, और इसके साथ साथ प्लूरल सब्जेक्ट्स, ये सारे के सारे क्या है, आई वी यू दे क्या प्लूरल सब्जेक्ट्स हैं। और इसके अलावा जो और भी प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं उनके साथ हेल्पिंग वर्ब डू नॉट का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है, फिर ऑब्जेक्ट आता है, फिर अदर वर्ड्स लिखे जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए देख लीजिए, लड़के क्रिकेट नहीं खेलते हैं, द बॉयज डू नॉट प्ले क्रिकेट, और हम बाजार नहीं जाते हैं, वी डू नॉट गो टू मार्केट। ये क्या है, आपका नेगेटिव सेंटेंस है प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का। क्यों, कौन से सेंटेंस है ये, प्लूरल सब्जेक्ट वाले सेंटेंस हैं। ये उनको ट्रांसलेट करने का रूल है आपका। आइए आगे हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखते हैं, उसके रूल्स एंड रेगुलेशन पर ध्यान देते हैं, मगर उससे पहले आपको हम निगेटिव सेंटेंस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स बताएंगे जो आपको आपके ट्रांसलेशन करने में काफी मदद करेगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, स्किप मत करिएगा, वरना आप इससे चूक जाएंगे और आप अच्छे से अपना ये टेंस नहीं क्लियर कर पाएंगे। इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा दोस्तों। नेगेटिव सेंटेंस में कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, उसको उस बातों का आप विशेष ध्यान रखेंगे दोस्तों ट्रांसलेशन करते समय। डू नॉट और डज नॉट के साथ क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में यस या यस नहीं लगाते हैं, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा ट्रांसलेशन करते समय। या आप करेक्ट द सेंटेंसेस में है और आपको प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस में ला है, उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ यस या यस लगा है, तो वही आपका गलत हिस्सा हो जाएगा दोस्तों। इसी तरह से नेवर के साथ कभी भी डू नॉट और डज नॉट का प्रयोग नहीं किया जाता है। नेवर यानी कभी नहीं, जब वाक्य में कभी नहीं आता है तो वहां पर डू नॉट डज नॉट का प्रयोग न करके नेवर का प्रयोग किया जाता है। नेवर के साथ सिंगुलर सब्जेक्ट होने पर यस या यस लगाया जाता है, और नेवर के साथ प्लूरल सब्जेक्ट होने पर यस या यस नहीं लगाया जाता है। ये विशेष आपकी कुछ जानकारी है, इसे ट्रांसलेशन करते समय प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का आप विशेष तौर से ध्यान में रखेंगे तो आपका ट्रांसलेशन और भी अच्छा होगा। आइए अब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस के कुछ रूल्स देख लेते हैं। प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में इंट्रोगेटिव सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के बहुत से रूल हैं, आइए उनको हम यहाँ पर विस्तार पूर्वक पढ़ते हैं। प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस में दो टाइप के सेंटेंस आपके होते हैं। एक होता है यस नो टाइप, जिसका उत्तर हाँ या नहीं में दिया जाता है, क्योंकि ये वाक्य हमेशा हिंदी में क्या से शुरू होते हैं। और जैसे क्या लड़का अपने घर जाता है, क्या वो अपना पाठ याद करता है, इस तरह से। तो इनका ऐसे शब्द, ऐसे प्रश्नवाचक शब्द, प्रश्नवाचक वाक्य जिनका उत्तर हाँ या नहीं में दिया जा सकता है, उसका ट्रांसलेशन
प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में कैसे किया जाता है वो देख लेते हैं। इसके दो रूल हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए अलग है और प्लूरल सब्जेक्ट के लिए अलग रूल है। आइए हम सिंगुलर सब्जेक्ट वाला रूल पहले देखते हैं। सबसे पहले क्या होता है, डू। सबसे पहले आपका हेल्पिंग वर्ब आएगा क्या, सिंगुलर के लिए, सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए हेल्पिंग वर्ब क्या है, डज। उसके बाद आपका सिंगुलर सब्जेक्ट ही, सी, इट या सिंगुलर सब्जेक्ट जो है आपका वो आएगा। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, फिर अदर वर्ड आएगा। अगर कुछ बचा हो तो लास्ट में आपका क्वेश्चन मार्क आएगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में अगर आप क्वेश्चन मार्क नहीं लगाएंगे तो आपका सेंटेंस का ट्रांसलेशन गलत हो जाएगा। इसलिए कोई भी टेंस हो, कहीं भी हो, आप अगर वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, विशेष परिस्थितियों को छोड़कर अगर वो डायरेक्ट है तो आप वहां क्या करेंगे, वहां पर जरूर इंट्रोगेटिव मार्क लगाएंगे। ठीक है, आइए एग्जांपल देख लेते हैं। क्या लड़का अपने घर जाता है, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब डज, उसके बाद सिंगुलर सब्जेक्ट क्या है, बॉय, लड़का, डज द बॉय। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या कर रहा है, जाना उसका है तो गो माने जाना। उसके बाद क्या है आपका, कहां जा रहा है, टू हिज होम, यानी अदर वर्ड्स हो गया, डज द बॉय गो टू हिज होम। ये क्या हो गया आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस का ट्रांसलेशन कर दिया हमने। अब लास्ट में हम क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, हमारा ट्रांसलेशन कंप्लीट हो गया। ऐसे ही अगला सेंटेंस है, क्या वो अपना पाठ याद करता है, इसका ट्रांसलेशन होगा डज ही लर्न्स हिज लेसन। क्या वह अपना पाठ याद करता है। आशा करते हैं आपको ये अफर्मेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस का यस नो टाइप में सिंगुलर सब्जेक्ट का ट्रांसलेशन समझ में आ गया होगा। आइए हम प्लूरल सब्जेक्ट का रूल देख लेते हैं। प्लूरल सब्जेक्ट के रूल की बात करें तो वहां पर हेल्पिंग वर्ब डू के साथ आई, वी, यू, दे और प्लूरल सब्जेक्ट उसके बाद लिखा जाता है। फिर आपका वर्ड का फर्स्ट फॉर्म यूज होती है, उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है, फिर अदर वर्ड्स, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। एग्जांपल के लिए देख लीजिए, क्या लड़के अपने घर जाते हैं, डू दी बॉयज गो टू दियर होम्स। सभी बच्चों का अपना अपना घर होगा। क्या वे अपना पाठ याद करते हैं, डू दे लर्न दियर लेसन। ये आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस में यस नो टाइप का प्लूरल सब्जेक्ट का ट्रांसलेशन का रूल है। आशा करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। अब हम दूसरे टाइप का जो रूल है इंट्रोगेटिव सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के लिए वो देख लेते हैं दोस्तों। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को ट्रांसलेट करने में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में रूल नंबर 3 कहता है कि जिन प्रश्नवाचक वाक्यों के बीच में कोई प्रश्नसूचक शब्द आ जाए, जैसे कब, कहां, कैसे, किसको, क्यों, क्या, ये सारे शब्द आ जाए तो उनकी अंग्रेजी बनाते समय मतलब उसका ट्रांसलेशन करते समय क्या करेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी लिखी जाएगी, उसके बाद डू और डस का प्रयोग किया जाएगा। सिंगुलर सब्जेक्ट है तो डस का प्रयोग और प्लूरल सब्जेक्ट है तो डू का प्रयोग। उसके बाद आपका सब्जेक्ट आएगा, सिंगुलर या प्लूरल जो भी है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की जाएगी, फिर आपका ऑब्जेक्ट आएगा, फिर अदर वर्ड और लास्ट में क्वेश्चन मार्क का प्रयोग किया जाएगा। एग्जाम्पल देख लीजिए और अच्छे से समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल है, वह कहाँ रहता है, सबसे पहले कहाँ आया है आपका, इसका अंग्रेजी बनाएंगे वेयर। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इसलिए हम उसके साथ हेल्पिंग वर्ब डस का प्रयोग करेंगे। उसके बाद आपका सब्जेक्ट लिखा जाएगा, उसके बाद आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी जाएगी, फिर ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स नहीं है तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा दिया जाएगा। इसी तरह से दूसरा, तुम स्कूल क्यों नहीं जाते हो, जब नहीं शब्द आ जाएगा तो आपका सब्जेक्ट और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के बीच में नॉट का प्रयोग किया जाएगा। तुम स्कूल क्यों नहीं जाते हो, वाई डू यू नॉट गो टू स्कूल। ये आपका जब प्रश्नवाचक वाक्यों के बीच में कोई प्रश्नवाचक शब्द जैसे कब, कहां, कैसे, किसको, क्यों और क्या आ जाए तो उनका ट्रांसलेशन करने के लिए कौन सा रूल होगा, ये रूल हम फॉलो करेंगे और इस तरह से उसका ट्रांसलेशन करेंगे। आशा है आपको समझ में आ गया होगा। आइए आगे और भी रूल्स हैं जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस को ट्रांसलेट करते हैं वो भी देख लेते हैं दोस्तों। जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इस तरह के इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं जिसमें कितना, हाउ मच, कितने, हाउ मेनी, कौन सा, विच, ये आपके इंट्रोगेटिव वर्ड आए हो या क्वेश्चन वर्ड आए हो,
तब जब हम इनका ट्रांसलेशन करेंगे तो इनके साथ साथ इनसे संबंधित जो नाउन्स होती हैं वो भी इनके साथ साथ चलती हैं। एग्जाम्पल के लिए देख लीजिए, तुम कितने मील प्रतिदिन टहलते हो, हाउ मेनी माइल्स डू यू वॉक डेली। हाउ मेनी के साथ ये इसके संबंधित जो नाउन है इसके साथ आई हुई है, हाउ मेनी माइल्स डू यू वॉक डेली। इसी तरह से उसकी बहन कौन सी पुस्तक पढ़ती है, विच बुक डज हिज सिस्टर रीड। इस तरह से आप जब इस तरह के इंट्रोगेटिव सेंटेंस आएंगे जिन प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में, जहां हाउ मच, हाउ मेनी या विच दिया रहेगा, तो उससे संबंधित उसके नाउन जो आएंगे उसको आपको उसके साथ ही उनका ट्रांसलेशन करना है, उन्हें अलग नहीं रखना है। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। आइए और भी रूल है जो उसे भी हम देख लेते हैं दोस्तों। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को ट्रांसलेट करते समय प्रेजेंट इंडिफिनिट्स में एक रूल ये भी है कि जब क्वेश्चन वर्ड कौन यानी हु ही आपके वाक्य में कर्ता का भी कार्य कर रहा होगा, तो जो प्रश्न सबसे पहले क्या करेंगे, प्रश्नसूचक शब्द की अंग्रेजी लगाते हैं, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं। इसमें डू या डज का प्रयोग नहीं किया जाता है, ध्यान रखिएगा इस बात का। जैसे एग्जांपल के लिए देख लीजिए, तुम्हें अंग्रेजी कौन पढ़ाता है, हु टीचर्स यू इंग्लिश। ठीक है दोस्तों, ये आपके प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस के सभी अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस के रूल्स एंड रेगुलेशन हो गए। साथ में हमने आपके इसके विशेष जो इसमें प्रयोग किए जाने वाले रूल्स हैं वो भी आपको यहाँ हमने बताए हैं। आशा है आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा दोस्तों। आप हमारे साथ और लास्ट तक जुड़े रहे, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब अगले वीडियो में हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का पूरा सार आपको बताने का प्रयास करेंगे। इस अगले वीडियो के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए, जिससे बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाए कि हमारा नया वीडियो चैनल पर अपलोड हुआ है। साथ ही साथ इस वीडियो को देखिए और जो कंटेंट्स आपको समझ में ना आई हो, जो बातें समझ में ना आ रही हो, प्लीज कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। हम अपने आगे वीडियोस में उसको सही करने का प्रयास पूरा करेंगे। अपने फ्रेंड्स के साथ भी इस वीडियो को शेयर करिए, जिससे वो भी सरल और सहज भाषा में प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस को समझ सके। हमारा प्रयास आपकी सफलता। धन्यवाद।